नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और देखिए, जिस पल का इंतजार था देश के लोग, जिसका इंतजार महीनों से कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी अब करीब आ गई है। कोरोना की वैक्सीन आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर देश के अलग अलग शहरों में पहुंच गई है। कई और शहरों में वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। 16 जनवरी वो तारीख जब देश भर में कोरोना के फ्रंटलाइन योद्धाओं को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के 14 शहरों के लिए निकली और कई शहरों में पहुंच गई है। इसमें दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, चेन्नई। ये वो शहर, देश के बड़े शहर जहां कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुकी है और यहां से वैक्सीन अब दूसरे शहरों तक पहुंचाई जाएगी। मुंबई के लिए वैक्सीन ट्रक से भेजी गई, लेकिन बाकी 13 शहरों में विमान के जरिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। इस काम को अंजाम देने के लिए एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो के विमानों की सेवाएं ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक 56.5 लाख डोज विमान के जरिए देश के अलग अलग शहरों में भेजे गए हैं। तो खास मौका आज हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी का यह मौका है। पहली खेप कोरोना वैक्सीन की जो देश के कई शहरों में पहुंच चुकी है और ये वैक्सीन कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं आदार पूनावाला। उन्होंने कहा कि यह लम्हा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश के हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है और वो इसे मुमकिन करने में जुटे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अजय दुबे ने। कोरोना की वैक्सीन आज पूरे देश में पहुंचने के लिए निकल चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट से। और सीरम इंस्टीट्यूट में क्या कुछ तैयारियां रही, किस तरीके से वैक्सीन को लेकर सब कुछ रहा, और जो प्रमुख है आदर पूनावाला जी हमारे संग मौजूद हैं। सर, मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराहट का कारण भी है, पूरा देश आज मुस्कुरा रहा है, वैक्सीन पहुंच रही है। क्या कुछ रहा इसके पीछे तैयारियों का सिलसिला, और अब जब वैक्सीन जा रही है? अभी तो असली चैलेंज शुरू होने वाला है, क्योंकि जो 8-9 महीने से हमारी सब ये टीम सीरम इंस्टीट्यूट पे काम कर रही थी, ये वैक्सीन के डेवलप करने, बनाने, स्टॉक पाइल करने, परमिशन लाने, और अभी लाइसेंस भी आ गया है। तो अभी असली चैलेंज ये है कि पूरी देश में आम जनता, आम आदमी को ये पहुंचानी है। जो बूढ़े लोग हैं, जो वनरेबल है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, जिसके कोमोर्बिडिटीज है, जिसकी हेल्थ इश्यूज है, उनको पहले सुरक्षित कराना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। उनके बाद पब्लिक को भी ये वैक्सीन मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और आपने देखा है आज सुबह 6 बजे सब ट्रक्स और सब लोग गए थे। तो अभी पूरी देश में अभी वैक्सीन हल्लू हल्लू जारी है। हल्लू वैक्सीन तो जारी है सर, पर कीमतों को लेकर बड़ी दुविधा बनी हुई है। ये जो कंसाइनमेंट है, इसकी कीमतें तय हो गई हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कौन पे करेगा। आपने जो कीमतें तय की हैं, आपका जो कम्युनिकेशन चल रहा है, उस लिहाज से इस संवाद को किस रास्ते पर जाते देख रहे हैं? कीमतों को लेकर जो कम्युनिकेशन है आपका। देखिए, जब प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन आएगी तभी आदमी को 1000 रुपया देना पड़ेगा। हमने स्पेशल प्राइस मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट को ये ऑफर किया है 200 रुपये में, पहले 10 करोड़ डोजेस के लिए। ये गवर्नमेंट हमसे लेंगी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, और फ्री में बांटेगी सब लोगों को। उसके बाद वरना सेम टाइम पे भी प्राइवेट मार्केट में भी जो परमिशन हमें मिल सकती है, तो हम प्राइवेट मार्केट में भी बेचना शुरू कर सकेंगे थोड़े महीनों के बाद। अभी जो हम दे रहे गवर्नमेंट को, ये सब फ्री में सब लोग को मिलने वाला है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 200 रुपये की वैक्सीन पर डोज जो हमने बनाई है, पूरी देश में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है। कोई भी 200 रुपये में आज किसी को भी दे रहा नहीं है। ये हमने स्पेशल प्राइस, ना इंडिया में, ना चाइना में, ना रशिया में, यूरोप में, यूएस में, कोई भी किसकी भी गवर्नमेंट को ये इतनी स्पेशल प्राइस को नहीं दे रही है। और ये स्पेशल रिक्वेस्ट जो हमें पीएमओ से आया था, उसके वजह से हमने ये स्पेशल रिक्वेस्ट जनता को सपोर्ट करने और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने दी है। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि वैक्सीन का जो आगे का प्रोडक्शन, आपने बताया कि इतने डोज तो हमारे तैयार हो गए। अब क्योंकि मेजर प्रोडक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं और अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार, इंटरनेशनल मार्केट को भी आपको देना है, तो आगे की तैयारियों की क्या है आपकी तरफ से? अभी 50-60 मिलियन डोज हर महीने हम प्रोड्यूस करेंगे और बाकी के सब देशों को भी देंगे और इंडिया को भी देंगे।
तो आधार पूनावाला को आप सुन रहे थे और आज इस मौके पे जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के सामने ये शुभ घड़ी आई है, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा सीनियर कंसल्टेंट हैं प्राइमस अस्पताल में और साथ ही डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं आप दोनों की जुबानी समझना चाहती हूं कि ये कितना ऐतिहासिक पल है। सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर जो वैक्सीन है वो आज देश के 14 शहरों में पहुंच चुकी है। डॉक्टर अंशुमन। जी रोमाना, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बिल्कुल ऐतिहासिक पल है। आज तक के मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड है जो सबसे कम समय में वैक्सीन बना था मम्स का 4 साल लगे थे। अदरवाइज आमतौर पे वैक्सीन को 8 से 10 साल लग जाते हैं और ये 1 साल के अंदर ये वैक्सीन कोरोना वैक्सीन तैयार किया गया और तब तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, इंडिया का इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके तहत गांव में जहां तक देखिए कि लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, गाड़ी नहीं जा सकती और साइकिल से भी कोल्ड चेन मेंटेन करके वैक्सीन पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक पल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर कौशल कांत। रोमाना जी, ये कहें कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या कहूं, क्योंकि हम सब पूरा विश्व इसी का इंतजार कर रहा था और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंडिया में कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, और इंडिया में मेड इन इंडिया वैक्सीन ही लॉन्च हुई। और तो इससे अच्छा मतलब एटलीस्ट इस कोरोना के फेज में इससे अच्छी खुशखबरी कोरोना को लेके कुछ नहीं हो सकती कि वैक्सीन आ गई है। बिल्कुल वैक्सीन आ गई है, शुभ घड़ी है, ऐतिहासिक पल है, लेकिन यहां से अब किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है ये मैं आप दोनों से समझना चाहती हूं। डॉक्टर कौशल पहले आप आ जाइए। देखिए, वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं है कि जिसको वैक्सीनेशन हो गया है वो कोरोना फ्री हो गया, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन की दूसरी डोज के लगने के कम से कम 3 हफ्ते बाद उसको पूरी इम्यूनिटी मिलेगी और उस इम्यूनिटी के मिलने के बाद भी उसको ये छूट नहीं हो सकती कि वो बिना मास्क के और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल कोविड के हैं उसको फॉलो किए बगैर, यानी कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क के साथ ही उसको पब्लिक प्लेसेस में जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि आपके इम्यून होने से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। जब तक 70% पॉपुलेशन इम्यून नहीं होती तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी और हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो कोरोना का ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो एडवाइस ये है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करते रहना चाहिए। और एक बड़ी बढ़िया बताता हूं बात, रोकूंगी मैं यहाँ पर क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब देश के सामने खाका रखा जाएगा किस तरीके से टीकाकरण हो गए हैं। फेज 3 ट्रायल ऑनगोइंग है और इसका उत्पादन भी भारत में ही किया जाएगा। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है। इनकी वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल दिसंबर में प्रारंभ हो गया था जो अभी चल रहा है। फेज 2 ट्रायल इनका मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है और ये भारत की एकमात्र मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। इस वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है और वो प्रारंभ हो गया है। फेज 2 ट्रायल इनके मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन चारों वैक्सीन्स को या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन्स को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि विश्व में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितने मूल्य पर मिलते हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव है जिसमें हम ये मानते हैं कि इट रिक्वायर्स बेटर इंफॉर्मेशन। द डिस्कशन along the vaccine options available in the world requires better information and real-time information. So this is just an attempt to give you some information. This is a dynamic scenario. It will keep on changing. So what is the information available today that we are sharing with you? फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपए से अधिक है। यानी एक व्यक्ति को
2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपए से कुछ ज़्यादा होगी। और ये तब है जब आप ओवरहेड कॉस्ट्स और टैक्सेशन की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, मॉडर्ना को 2 to 8 डिग्रीज सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपए भारतीय रुपयों में, हमने आपको US डॉलर्स में भी उनकी कीमत दिखाई है, 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लगातार जारी है और इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कीमत, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कैसे दुनिया भर में जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही हैं, जिसमें फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, उसकी कीमतों का जिक्र किया कि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज जो है वो 1400 रुपए, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन का एक डोज जो है वो 2300 से रुपए लेकर 2700 रुपए। और डॉक्टर अंशुमन, हमारे यहाँ जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसका एक डोज करीब 200 रुपए के आसपास का। तो कुल मिलाकर सस्ती और टिकाऊ, यही है हमारी वैक्सीन की खूबी। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी तो वैक्सीन की होगी, तभी वैक्सीन अप्रूवल के बाद आगे आती है। लेकिन सबसे बात है अफोर्डेबिलिटी। और जो अफोर्डेबिलिटी कायदे से प्रेस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बता दिया अफोर्डेबिलिटी का क्या, उससे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान के टेम्परेचर, वातावरण और ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए हिंदुस्तान का जो वैक्सीन प्रोडक्शन है वो हमारे गांव तक आराम से पहुंचाया जा सकता है कोल्ड चेन मेंटेन करके। अगर -70 डिग्री सेंटीग्रेड का वैक्सीन हम लेते हैं, पहुंचाने में आपको टेक्निकली इतनी समस्या आने वाली है और कीमत तो ज्यादा होगी। इसलिए देसी वैक्सीन आज की तारीख में सुरक्षित है, कारगर है। आगे आने वाले समय में और भी परिणाम निकलेंगे तो बताया जाएगा। सुरक्षित है, कारगर है, कम कीमतों वाली है। और जो बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, जिसे अंडरलाइन डॉक्टर अंशुमन ने भी किया, डॉक्टर कौशल कांत, लो मेंटेनेंस भी है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन के लिए उन्होंने बताया कि -70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए स्टोरेज करने के लिए। मॉडर्ना वाली के लिए -2 से -8 डिग्री सेल्सियस तक। जी हाँ रोमाना जी, अगर माइनस टेम्परेचर पर रहने वाली वैक्सीन को अगर हम कंपेयर करते हैं टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वैक्सीन की कास्ट है, उसको मेंटेनेंस, डिलीवरी और पेशेंट तक यानी कि नॉर्मल पब्लिक तक इंजेक्ट होने में जो एसेसरी आइटम्स में खर्च हो जाएगा, उसकी वजह से प्रोबेबली जो पर्सन है उसको जो कीमत होगी बहुत ज्यादा होगी। इस लिहाजे से अगर देखा जाए तो इंडिया में बनी हुई वैक्सीन बहुत जायज रेट पे है। और अभी तो जैसा कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि सबके लिए अभी करंटली इनिशियली फ्रंट लाइन वर्कर के लिए सबके लिए फ्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिहार के जो लोग हैं लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। पहली डोज में पहली खेप में कितने लोगों तक डोज जो है वो पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा प्राथमिकताएं किस आधार पर है, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खास बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बधाई पूरे नहीं, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और आप सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है। और जो व्याकुलता थी मीडिया की भी कि वो तिथि कब होगी जब वैक्सीन पहुंचेगा, आज वो वैक्सीन बिहार पहुंच गया, हमने उसको रिसीव किया है। 54,900 वायल पहुंच गए हैं। उसको जो हमारा स्टेट वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है वहाँ पे हमने भेज दिया है। वहाँ से 10 रीजनल सेंटर में जाएगा, फिर जिलों में जाएगा। 16 तारीख से 300 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। एक वैक्सीन से 10 लोगों को टीका दिया जा सकता है, क्योंकि एक वैक्सीन में 5 ml है। एक व्यक्ति को जो टीका देना है वो 0.5 ml के सिरिंज से देना है। सिरिंज भी पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टॉक में पहले से भारत सरकार से पहुंच चुका है। तो हमने पूरी तैयारी की हुई है और 16 तारीख को बिहार में 10:45 से पटना के IGIMS में राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत करेंगे। तो
तो ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आप सुन रहे थे। देखिए, कुल मिलाकर देश के 14 शहर हैं जहां पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अच्छा, लगातार हम बात कर रहे हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पूरी सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में क्या हो सकती है? 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने वाला है। बहुत ही संक्षेप में दोनों खास मेहमानों से एक एक रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, पहले आप आ जाइए। जी, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा दर्शकों से, पैनिक मोड में ना आए। वैक्सीन सबको मिलना है, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, काला बाजारी ना हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सावधानी, जैसे डॉक्टर कौशल बता रहे थे, सावधानी भी प्रोटोकॉल के तहत आप बना के रखें, ये गुजारिश। डॉक्टर कौशल का रोमाना जी, मुझे लगता है कि वैक्सीन के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो डॉक्टरों के द्वारा किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं सुननी है, किसी ग्रुप लीडर की बात नहीं सुननी है, किसी रिलीजियस बिलीफ में नहीं जाना है। इन सारी कंट्रोवर्सी से हटके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं और जो साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है उस पे ध्यान दें, ना कि अफवाहों पे जाएं। और साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये दिमाग से निकाल दें। जी, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि चुनौतियां किस तरीके की आ सकती हैं? अच्छा, हमने देखा था जब कोरोना ने दस्तक दी थी देश के अंदर, तो वो स्वास्थ्य कर्मी जो पहुंचते थे वहां पर टेस्ट करने के लिए या फिर लोगों को लेकर जाने के लिए, क्वारंटीन के लिए, तो पत्थर तक बरसाए गए उन पर। इस तरीके की तस्वीरें भी हमने देखी, इस तरीके की चर्चाएं भी हमने की हैं, आप लोग सब उसमें चर्चा में आते रहे। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक पल है और इसमें कहीं रंग में भंग पड़ने वाली बात ना हो। वैक्सीन सबके लिए जरूरी है, तो कुल मिलाकर आपकी तरफ से क्या नसीहत, क्या सलाह दी जाएगी? डॉक्टर अंशुमन जी, बिल्कुल सही फरमाया। उस दिन मैं एबीपी न्यूज पे ही लाइव था जब पहली बार ये देखने को मिला था, पत्थर बरसाए गए थे जब टेस्टिंग के लिए लोग गए थे। लेकिन बिल्कुल इस तरह से भ्रम में फैलने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर कौशल ने बहुत अच्छा इशारा कर दिया कि किसी भी तरह के अफवाह में नहीं पड़ना है, गुमराह नहीं होना है। वैक्सीन एक सेफ्टी के प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है और इससे किसी भी तरह के जो अफवाह फैलाया जा रहा है किसी रिलीजियस बिलीफ के तहत या इसके साइड इफेक्ट के तहत, वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो सबसे पहले डॉक्टर ही इस पे उंगली उठा देते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शांति रखें और इसको वैक्सीन के मुहिम में पूरी तरह से कोऑपरेट करें। बिल्कुल। डॉक्टर कौशल कांत, सबका नंबर आएगा, जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए संयम के साथ और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे किसी पढ़े लिखे दोस्त, स्पेशली मीडिया के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर कोई कोरोना का शिकार मरीज है तो क्या कोरोना वैक्सीन उस पर काम करेगी? तो ये मान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन कोरोना से बीमार मरीजों पे नहीं इफेक्टिव है, उनको नहीं लगनी है, ना ही उससे वो बचाव होगा। ये केवल जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको कोरोना होने से बचाने के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए है। एंड अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन है उसमें आज ये बायोलॉजिकल वैक्सीन आई, इसके अलावा जो हमारे पास 3 सोशल वैक्सीन है, दैट इज मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन। इसके साथ ये चौथी वैक्सीन मिलकर ही 100% प्रोटेक्शन दे पाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। और इसी से जुड़ा एक और कंफ्यूजन है, इस तरीके के भी लोग सवाल पूछते हैं कि साहब इसकी टेस्टिंग बच्चों पर तो हुई नहीं, क्या बच्चों को भी बाद में ये लगेगी वैक्सीन या नहीं लगेगी? इस तरीके के सवाल भी लोगों के मन में आते हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, बिल्कुल बच्चों को सेगमेंट में नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो इम्यूनोजेनिसिटी है बाकी वैक्सीन को जो देखा गया बच्चों में भी सेफ है, सुरक्षित है और आने वाले समय में बच्चों में वैक्सीन लगाया जाएगा, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले समय में बच्चों में भी यही वैक्सीन लगेगी या उसके लिए कोई दूसरी वैक्सीन होगी जो आएगी? मुझे लगता है इस पर अगर आप क्लैरिटी दे पाए तो। कुछ और वैक्सीन अंडर प्रोसेस है डेवलपमेंट, जैसे मॉडर्ना, फाइजर विदेश में हुआ, हिंदुस्तान में मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन डेवलपमेंट में है। अगर मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन आता है तो बच्चों में टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनोजेनिसिटी बेहतर होती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन हो सकता है बच्चों में बेहतर। ठीक है। और चलते चलते बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि आपने कहा था कि जब तक 70% आबादी जो है वो इम्यूनाइज नहीं हो जाती है तब तक ये चेन टूटेगी नहीं और तब तक खतरा बना रहेगा। तो वो 70% आबादी को कवर करने में आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से काम चल रहा है कम से कम 6 महीने से 9 महीने का समय लगेगा 70% अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा। और बहुत अच्छी बात यह है कि कोरोना के जो इन्फेक्शन का रेट है हमारे देश में
काफी कम हो चुका है, तो घबराने की बात नहीं है। और बच्चों में जो वैक्सीनेशन की जो बात की रोमाना जी, तो अभी तक के जो डेटा अवेलेबल है कि लेस देन 20 इयर्स में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ही कम है, लेस देन 1% है, और मॉर्टिलिटी तो है ही नहीं। इसके अलावा एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ जो वेरिएंट आया है कोरोना का यूके से और साउथ अफ्रीका से, और एक नया वेरिएंट जापान में आया है, स्पेशली यूके में ये देखा गया है कि अभी जो आजकल जो एडमिशन यूके में चल रहे हैं उसमें बच्चों का नंबर बढ़ा है। तो इसलिए ये मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रिकॉशन पे ही ध्यान देना है, और बच्चों के वैक्सीनेशन अभी फर्स्ट फेज सेकंड फेज में नहीं होने जा रहा है। सबसे लास्ट में नंबर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं का आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर वो बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी ना कि ठीक है वैक्सीन तो आ रही है, लेकिन दवाई भी कड़ाई भी, यही आने वाले कुछ महीनों में हम सब के लिए मंत्र होना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। बंगाल की सियासत में स्वामी विवेकानंद पर छिड़ा है संग्राम। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। कैसे स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी मौके को बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने सियासी शक्ति प्रदर्शन के मौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर आज बड़ी सियासी हलचल रही है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में पदयात्रा निकाली, स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोलकाता में ही नजर आए आज। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। टीएमसी के नेताओं ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद करने के बहाने पदयात्रा की और एक बड़ा सियासी प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो टीएमसी की तरफ से किया गया। अच्छा, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है कैसे कोलकाता में आज बीजेपी और टीएमसी ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की अगुवाई बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने की है। कोलकाता से आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। इसमें कोलकाता के विधान सरनी मार्ग पर हैं, जो श्याम बाजार चौक से भारतीय जनता पार्टी का जहां से शुरू हुआ है पदयात्रा, और ये स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले जो संग्रहालय है वहां तक जाएगा, उनके स्टेचू तक जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोड शो चल रहा है, एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में चल रहा है, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की ये पदयात्रा है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल ना तो झंडा है, ना तो पॉलिटिकल नारे हैं, ना तो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, विवेकानंद, विवेकानंद और विवेकानंद। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल विवेकानंद जी को लेकर जो आइडियोलॉजी शुरू से वो अपना रहे हैं, ये पहले मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े लेवल पर पश्चिम बंगाल की इस ऐतिहासिक सड़क से ये पदयात्रा शुरू की है और युवा दिवस मना रहे हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता। मेरे पीछे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष चंद्र बोस के स्टेचू से लेकर विवेकानंद हाउस तक यहाँ आ रहे हैं। विवेकानंद हाउस मिशन तक आ रहे हैं। हमारे साथ हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। दिलीप दा लगातार लीड कर रहे हैं उस पूरे पदयात्रा को। दादा इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मतिथि है। विवेकानंद जी का आदर्श पर चल करके, विचार पर चल करके नया देश बनाना है। लेकिन दादा टीएमसी तो कह रही है केवल आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ कहाँ पॉलिटिक्स दिख रहा है? ना कोई पॉलिटिकल बात है, ना कोई स्लोगन है। स्वामी विवेकानंद जी का गाना गाते गाते हम पदयात्रा कर रहे हैं। जिनका दिमाग में भरा हुआ है राजनीति, और हर जगह राजनीति देखते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इससे पहले कभी आप लोगों ने इस तरह का पदयात्रा की नहीं। उन्होंने कहाँ किया? हमारा पार्टी छोटा था, हम क्या करते लोगों को पता नहीं चलता था। अभी पार्टी बड़ा हो गया तो सब दिख रहा है। हर कार्यालय में और विवेकानंद जी का फोटो है, नेताजी का फोटो है, श्यामा प्रसाद का फोटो है। जिन्होंने कभी देखा नहीं है उनको नया लग रहा है। आज अभिषेक बनर्जी भी पदयात्रा करने जा रहे हैं और टीएमसी भी जगह जगह से पदयात्रा कर रही। इससे पहले देखा नहीं गया कि टीएमसी इतने बड़े लेवल पर विवेकानंद जी की जयंती पर पार्टिसिपेशन रहा हो। उसका मजबूरी है, चुनाव है, इसलिए जो मिल जाए उसको पकड़ लेते हैं। रविंद्रनाथ जी का फोटो लेके शोभा यात्रा निकाला उन्होंने, क्या था उसमें संदेश? और उनके स्थापना किया हुआ विश्व भारती
यूनिवर्सिटी को तोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जो इनके अंदर पाखंडी है ना, ये लोग समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी चुनाव की वजह से ही इतने बड़े लेवल पर आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात सही है कि चुनाव साल है, हर कार्यक्रम बड़ा हो रहा है। हमारा पार्टी बड़ा हो गया तो छोटा कार्यक्रम क्यों करें? बंगाल में विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र जी के आश्रय से है भारतीय जनता पार्टी। हर महापुरुष को हम मानते हैं, पूरा देश में मानते हैं। यहाँ भी एक से एक महापुरुष है, साल भर उनका जयंती चलती है और हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते ही रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा भी है और इसी आधार पर चल करके हम पार्टी दोबारा देश को नया बनाएंगे। तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। देखिए, बीजेपी ने पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी की भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके नेतृत्व में टीएमसी ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पदयात्रा निकाली। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। तो समर्थक है, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, वो यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ है। तो अभिषेक बनर्जी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से सीधा चले जाएंगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर हाजिरा मोड़। और अभिषेक बनर्जी के लिए काफी ये अहम दिन है क्योंकि वो भी तृणमूल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो समर्थक है वो पहुंच गए हैं। और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सोमनाथ सिंह रॉय साहब टीएमसी के समर्थक हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे दो सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी नजर आ रहे हैं, हमें नीरज पांडे भी नजर आ रहे हैं। जरा जान लेते हैं पहले जल्दी से एक रिएक्शन कुंतल और नीरज से, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन रहा है आज आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच। नीरज, आप बीजेपी का हाल बता दीजिए, टीएमसी के बारे में कुंतल से जानकारी ले लेंगे। देखिए, ये पहला मौका जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर विवेकानंद की जयंती को पश्चिम बंगाल में मनाया। आज जब उनका रोड शो रहा तो काफ़ी बड़ा रोड शो था और बाकायदा सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है श्याम बाजार चौक, वहाँ से लेकर ये शुरू किए और विवेकानंद जी का जो स्थल है, जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ तक वो गए। इस दौरान कोशिश उनकी यही रही है कि विवेकानंद जी को आत्मसात किया जाए, लोगों तक ये मैसेज दिया जाए। और इससे एक सबसे बड़ा मैसेज देने का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि वो बंगाली अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। विवेकानंद जी बाहरी नहीं है, जो आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, वो दिखाने की कोशिश जो की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब टीएमसी ने किस अंदाज में दिया कुंतल? देखिए, इससे पहले भी मैंने देखा कि जब भी बीजेपी का कोई रोड शो होता है तो टीएमसी और भी लंबा रोड शो करने की कोशिश करती है और आज भी यही देखने को मिली है। बीजेपी अगर 2.5 से 3 किलोमीटर तक का रोड शो किया तो तृणमूल कांग्रेस जो है लगभग 6 किलोमीटर का रोड शो किया और काफ़ी तादाद में, मतलब हजारों की संख्या में आज टीएमसी के युवा कार्यकर्ता आज मौजूद थे अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी ने इस रोड शो के बाद जब रैली की है छोटा 10-12 मिनट का, वहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। कहा कि मुंह में मतलब कहते हैं ये लोग राम लेकिन करते हैं कर्म में नाथुराम, और बहुत कुछ ऐसा कहा कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आप बनाते हैं, लेकिन बंगाल में क्यों सुभाष चंद्र बोस और स्वामी जी का मूर्ति तैयार नहीं किया जाता है? चलिए, मैं अब राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। आप लोगों ने भाव तो बता दिया है, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। जो बात हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे थे, तो रैली के मामले में तो भारी पड़ गई टीएमसी। बीजेपी की 2.5-3 किलोमीटर लंबी, उनकी साथ 6 किलोमीटर लंबी, हजारों की तादाद में उनके साथ लोग। प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है? चलिए, रोमाना जी अनुकरण तो कर रहे हैं, नहीं तो वरना तो जो है स्वामी विवेकानंद जी का 10 वर्षों के शासन काल में 2011 से 2021 में कभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई उन्होंने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाती है, न केवल बंगाल में, आज महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं, हर जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मनाया है, उनका चुनावी दृष्टिकोण है। हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जो है वो समग्र भारतीय दर्शन के वैश्विक प्रतिनिधि पुरुष हैं। ठीक है सर, मैं सोमनाथ सिंह रॉय साहब को लेकर आती हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय जी, आपके नेता वहां पर अभिषेक बनर्जी बीजेपी को घेर रहे थे राम और नाथुराम की बात करके, और यहाँ पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब इन्हें स्वामी विवेकानंद की याद तब आ रही है जब बीजेपी उनका अनुसरण कर रही है। नहीं, पहले तो मैंने सोचा था दिलीप घोष कम से कम स्वामी विवेकानंद कहेंगे, ये स्वामी विवेकानंद नहीं कहेंगे। दिलीप घोष भी अभी स्वामी विवेकानंद कहना चालू कर दिया, सुन के दुख लगा। एक बंगाली का उच्चारण स्वामी विवेकानंद ही होना चाहिए था।
सर बाल की खाल नहीं निकाल रहे पहली हैं बात आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं वैसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना नहीं आप सुनिए ना मैं जो बोल रहा हूँ मैम आप सुनिए ना आप वो देखिए ना स्वामी विवेकानंद तो हम लोग प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिएगा सर वो बात पूरी कर ले वरना बात हो नहीं पाएगी समझ नहीं पाएंगे ना दर्शक आइए सोमनाथ दा आइए दूसरी बात ये प्रेम शुक्ला जी आप बोल रहा था कि तृणमूल कांग्रेस छोटा सा ना प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए बंगाली कल्चर आपको पता नहीं है एक्चुअली हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तभी ये दिन में हम लोग को गो एज वी लाइक कि ये विवेकानंद को नेताजी गांधी जी बनना पड़ते थे अभी जैसे देखा ना मोदी जी बन रहा है कभी नेताजी का टोपी नेताजी सज रहा है कभी दाढ़ी रख के रविंद्रनाथ सजने की कोशिश कर रहा है कभी पगड़ी चढ़ा के वो विवेकानंद सजने की कोशिश कर रहा है सवाल उठाते रहेंगे आप मानने के लिए तैयार नहीं है इनकी वो पूरी तरीके से बंगाली संस्कृति के अंदर रचे बसे हुए हैं आप लगातार बीजेपी को बारी बनाने पर ही तुले हुए तो मौका स्वामी विवेकानंद की जयंती का लेकिन सियासी आर पार की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच देखिए बीजेपी ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए उनसे इस मौके पर खास बातचीत एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने की है हमारे साथ बात करने के लिए प्रहलाद पटेल जी प्रहलाद जी आज स्वामी जी की जयंती है आपको लगता है कि स्वामी जी की राह पे अब चलना चाहिए नहीं मुझे लगता है कि बंगाल की पहचान ही संस्कृति है कल्चर ही बंगाल की पहचान है आप राजा राम मोहन राय से लेकर महर्षि अरविंद विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस एक परंपरा है और स्वामी जी ने तो वो चीज दी है जो भारत में हमारी सांस्कृतिक विरासत जिस समय लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे उस दुनिया को निरंतर करने वाला कोई व्यक्तित्व करे तो वो स्वामी जी है हम जैसे लोग जब पढ़ते थे तब से लेकर आज तक हम लोग कोई दूसरा नाम नहीं जानते हम सब स्वामी विवेकानंद जी का नाम जानते हैं लेकिन जो रास्ता उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया आपको लगता है बंगाल कहीं ना कहीं उससे भटका हुआ है मुझे लगता है कि उस पहचान पर संकट अगर आया है तो हम सबको मिलकर हम लोग उसको ठीक करेंगे क्योंकि मैं एक संस्कृति मंत्री होने के नाते मेरे लिए तो आइकॉन स्वामी जी है प्रहलाद पटेल जी थे साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व के आइकन हैं और हम लोग हमेशा से उनके आदर्शों को मानते रहे हैं उनको जानते रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को उनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करना चाहिए राजनीति नहीं होनी चाहिए कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे एबीपी न्यूज कोलकाता अच्छा दो खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी और सोमनाथ सिंह रॉय साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रेम शुक्ला जी बीजेपी तो स्वामी विवेकानंद की सांस्कृतिक विरासत गिना रही है अभी हमने मंत्री जी को भी सुना लेकिन दिक्कत यह कि टीएमसी तो उस पर आप लोगों का मतलब बीजेपी का अधिकार ही नहीं मानती है ना उस विरासत पर अभी भी देखिए लगातार सोमनाथ दा बाहरी बनाने पर तुले हुए हैं आप लोगों को हमारा अधिकार नहीं साधना करने का है और किसका नहीं है तय तो तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगी अभी आपके ही प्रतिनिधि कुंतल चक्रवर्ती बता रहे थे अभिषेक बनर्जी का वक्तव्य वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की या विवेकानंद जी की मूर्ति क्यों नहीं बनी अरे साहब 10 वर्षों से आप शासन काल में है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शासन काल में है वहां सरदार पटेल की जो है भव्य मूर्ति बनती है आप 10 वर्षों से शासन काल में है आप जो है मुहर्रम की जुलूस निकालने के अलावा आप दुर्गा पूजा का जुलूस तक नहीं निकालने देते स्वामी विवेकानंद की जयंती आप तब बनाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा वहां निकलती है अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ विश्व भारती में आप जाना भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य है वहाँ निमंत्रण के बावजूद आप जाना नहीं पसंद करती हैं मैं जवाब तो ले लेती बंगाल की विरासत के विरुद्ध काम करने का दुष्कर्म कौन कर रहा है मैं जवाब लेती हूँ आइए सोमनाथ सिंह रॉय साहब नहीं मैं शुक्ला जी का जो भाषण दे रहा था उसका बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन सेंट्रल संस्कृति मिनिस्टर अगर विवेकानंद का ऊपर उसका सम्मान है तो दिल्ली में एक तो जुलूस निकालना चाहिए था अगर उप मुख्यमंत्री यूपी का विवेकानंद जी का ऊपर सम्मान करना चाहिए था उनको तो यूपी में भी एक जुलूस निकालना चाहिए था उनको सम्मान ऊपर माला दे पाते थे ना ऐसे लगता है ये दिल्ली में ये जुलूस क्यों नहीं निकाला बीजेपी ने ये प्रेम शुक्ला पूछ रहा हूँ ये जुलूस तो दिल्ली में भी निकल सकते थे जैसे 26 जनवरी होता है ऐसे भी विवेकानंद चलिए सर अभी आने वाले समय में चुनाव होने हैं अभी तो इस तरीके की चर्चाएं हम बहुत करेंगे तो कुल मिलाकर बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ये सियासी आर पार बीजेपी और टीएमसी के बीच आप देखें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।